हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं अपने मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, और उस पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर आता है। ठीक है, और उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी इज द set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B। ओके, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या बोल रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है यूनियन। मैथमेटिक्स में इस सिंबल का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स में वो सारे एलिमेंट होते हैं, या तो वो ए में हो, या तो वो बी में हो, या तो वो ए और बी दोनों में। ठीक है, ये हमारा वर्ड में हो गया। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट, इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी में वैसे एक्स होंगे जो या तो ए में बिलोंग करते हो या तो बी में बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसलिए एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन है, मतलब अगर ये केस होगा तो ये केस होगा, और ये केस होगा तो ये केस होगा। देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से एक्स वैसे एलिमेंट होते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो ऑब्वियसली एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा। ओके, और एक्स ए में हो या बी में हो तो ऑब्वियसली एक्स ए यूनियन बी में भी होगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा, और एक्स ए में होगा या बी में होगा तो ऑब्वियसली एक्स ए यूनियन बी में होगा। बट अगर एक्स मान लीजिए कि ए यूनियन बी में नहीं है, तो एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा। मतलब ये केस होगा तो ये केस होगा। बट अगर एक्स ए में नहीं है तो हो सकता है एक्स बी में होगा, और एक्स बी में नहीं है तो हो सकता है एक्स ए में होगा। बट अगर हम ए यूनियन बी उस समय निकालेंगे तो एक्स ए यूनियन बी में हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये केस होगा तो ये केस तो होगा, बट ये केस होगा तो ये केस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स अगर ए में नहीं है तो एक्स बी में हो सकता है, और एक्स बी में नहीं है तो ए में हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए या बी अगर किसी भी सेट में से अगर ए एक्स किसी में भी आ जाता है तो वो यूनियन में आ ही जाएगा। ठीक है, अगर एक्स किसी भी दोनों सेट में से एक में आ जाता है तो एक्स एक में यूनियन में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। चलिए, तो पहला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं हम कि हमारा क्या कहता है यूनियन का मतलब। तो पहला एग्जांपल में क्या है, एक सेट ए है जिसमें हमारा एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, और बी हमारा एक सेट है जिसमें 4, 6, 8, 10 एलिमेंट है, और हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया था कि ए यूनियन बी में वैसे एलिमेंट होते हैं जो ए और बी दोनों में। ठीक है, बट एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी जब निकालते समय जब हम एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सेट्स के डेफिनेशन में ही देखा था कि जो भी सेट होते हैं उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। ओके, दैट्स वाई। तो ए यूनियन बी लिखने का सिंपल तरीका है कि आप ए के एलिमेंट को लिख दीजिए, और बी के एलिमेंट को लिखने से पहले आप देख लीजिए कि जो जो एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ के बाकी बी में जो सारे एलिमेंट है वो लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 3, 4, 5, 6 थे, तो हमने 3, 4, 5, 6 लिख दिया, और हम देख रहे हैं कि 4 और 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 4 और 6 को नहीं लिखेंगे। फिर 8 और 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी में, तो उसको लिख देंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया।
समझ गए आप? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए क्या है? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, एंड बी इज द सेट वेयर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ इट। ओके, तो हियर वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ओके, तो देखिए आगे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x क्या है? प्राइम नंबर है लेस देन 10। ओके, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7। ओके, तो ये हमारा सेट a हो गया। एंड b में क्या आ जाएंगे? फैक्टर ऑफ 8 है, अभी नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 4, 8। ठीक है, तो हमने आपको a यूनियन b निकालने का तरीका भी जस्ट बताया कि a के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए और फिर में b में देख लीजिए कि अगर जो कॉमन है उनको नहीं लिखेंगे और फिर जो बच गए वो लिखते हैं। तो देखते हैं, 1 सिर्फ बी में है तो आएगा ही आएगा, 2 दोनों में है तो एक टाइम आएगा। ठीक है, 3 सिर्फ ए में है तो आएगा, और 4 फिर आएगा। ठीक है, 4 ए में नहीं है लेकिन बी में है, और फिर 5 और फिर 7 और फिर 8। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन भी निकल गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप समझ ही गए होंगे कि ए यूनियन बी किस तरह निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। आगे देखिए इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में वैसे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। जो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो वैसे ही एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। और यूनियन में क्या था कि या तो वो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या था? यहाँ पे और था, तो और का मतलब यहाँ तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, बट इंटरसेक्शन में इसमें भी होना जरूरी है और इसमें भी होना जरूरी है। तो सपोज कीजिए कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इफ़ एंड ओनली इफ ये तभी हो सकता है कि एक्स या तो ए में हो एंड एक्स बी में भी हो, एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो ऑब्वियसली एक्स ए में भी या तो ए में हो, सॉरी ए में भी होगा और बी में भी होगा, और एक्स ए और बी दोनों में है तो ऑब्वियसली एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, दैट इम्प्लाइज एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इफ़ एंड ओनली इफ का केस भी लगा सकते हैं, ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में नहीं है ऑब्वियसली एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली इफ होगा। ओके, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा तो एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा, और एक्स ए और बी दोनों में नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। ठीक है, यूनियन वाले केस में ये केस वाइस वर्सा था, ये वाला केस वाइस वर्सा नहीं था, लेकिन इंटरसेक्शन वाले केस में दोनों वाइस वर्सा होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है इंटरसेक्शन का, उसको देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ए हमारा एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट्स है, एंड बी हमारा दूसरा सेट है जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो कॉमन दोनों में देखिए क्या है, 3 हमारा कॉमन है, 5 हमारा कॉमन है और 7 हमारा कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में भी 3, 5, 7 ही आएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इंटरसेक्शन का। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। ओके, ए क्या है? फैक्टर है 12 का। एक्स में वैसे मतलब ए सेट ए में वैसे एलिमेंट है जो फैक्टर है 12 के, और सेट बी क्या है? एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ 18 है। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ही होगा। एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ 18 है, यहाँ पे एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ 12 है। तो एक्स में कैसे कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे ए में?
1 2 3 4 6 12। ओके, ये हमारे फैक्टर होते हैं किसके, 12 के। और बी सेट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 18, ये हमारे 18 के फैक्टर आ जाएंगे। तो सेट ए में हमारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 6 9 6 12, एंड सेट बी में हमारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 6 9 18। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या क्या कॉमन है, वही आता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी में। तो 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 6। ठीक, चलिए डिस्जॉइंट ऑफ सेट्स देखिए। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिस्जॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है कि दो सेट ए और बी को कब बोलेंगे डिस्जॉइंट, जब उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। 5 मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट ही ना है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेट डिस्जॉइंट है। ओके, इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे, उससे पहले एक और डेफिनेशन है उसको देख लीजिए। इंटरसेक्टिंग सेट्स, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी intersecting if A intersection B does not equal to 5। डिसजॉइंट में क्या था कि अगर 5 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उन दोनों सेट को कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट है। और इंटरसेक्टिंग सेट में क्या है कि दो सेट ए और बी को कब बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग सेट है, जब उनका इंटरसेक्शन 5 ना आए तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स था, इंटरसेक्टिंग सेट्स उनको बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, बी इज इक्वल टू क्या है 2 4 6 8, एंड सी इज इक्वल टू क्या है 2 3 5 7 11। ओके, फाइंड क्या करने बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कीजिए, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिए, एंड बोल रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या पाते हैं, ठीक है, ये भी बताना है हम लोग को। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन एलिमेंट है। तो इस सेट ए में हमारे 1 3 5 7 9 एलिमेंट है, और सेट बी में हमारा 2 4 6 एलिमेंट है, 6 8 है। तो देख रहे हैं हम लोग दोनों में कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, हम लोग 5 लिखते हैं क्योंकि 5 एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो हम लोग इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी देखिए। ठीक है, ए हमारा 1 3 5 7 9 है, और सी हमारा 2 3 5 7 11 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 दोनों में है, ठीक है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन सी 3 5 7। मतलब ये 5 नहीं आया, 5 तो नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ तो कुछ 3 एलिमेंट तो आ गए थे, ये तो खाली तो नहीं है, इसलिए तो 5 तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी 5 आया, ए इंटरसेक्शन सी 3 5 7 आया। ठीक है, तो 10 A and B are disjoint set. Why? Because the intersection B is 5. That's why A and B are disjoint set. While A and C are intersecting set. Why? Because A intersection C does not equal to 5. That's why A and C are intersecting sets. But A and B are disjoint sets. Okay, आप समझ गए? A और B disjoint क्यों होगा, क्योंकि हमारा disjoint का definition ही था कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट होता है, और दो सेट का इंटरसेक्शन 5 नहीं आए तो वो इंटरसेक्टिंग सेट होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स का। फॉर एनी सेट ए एंड बी देयर डिफरेंस ए माइनस बी, डिफरेंस को माइनस से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज, और ये हमारा जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है नंबर का उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि दो सेट ए और बी के लिए उनका डिफरेंस ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है हमारा ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ओके, तो एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, a minus b equals to x such that x belongs to a and x does not belong to b. Thus, x belongs to a minus b, that implies x belongs to a and x does not belong to b. ठीक है, तो हमारा
डिफरेंस का सेट ही, डिफरेंस का डेफिनेशन ही यही है कि वैसे सेट होंगे, मतलब वैसे एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे बट बी में नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में, तो एक्स ए में होगा और बी में नहीं होगा। ओके, समझ गए आप? चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे वैसे एक हमारा सेट ए क्या कैसा है, वैसे एलिमेंट है जो फैक्टर ऑफ 6 है, और सेट बी में कैसे एलिमेंट है जो फैक्टर ऑफ 8 है। हमको ए माइनस बी एंड बी माइनस ए निकालना है, यानी कि ठीक है। चलिए तो देखिए, ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 6। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ 6 क्या होते हैं, 1 2 3 6, एंड फैक्टर ऑफ 8 क्या होते हैं, 1 2 4 8। तो हमारा बी सेट में 1 2 4 8 आ जाएगा, तो ए माइनस बी निकालना है। तो हमारा डेफिनेशन में ही बोला गया था कि a माइनस बी में जब हम निकालेंगे तो x a में बिलोंग करेगा बट x b में बिलोंग नहीं करेगा। वैसे ही x हमारे किस में आएंगे, a माइनस बी में आएंगे। ओके, तो हमारा उसी तरह निकालने का तरीका भी वही है, डेफिनेशन के हिसाब से ही हम सब काम करते हैं। तो a माइनस बी निकालने के लिए देखिए सिंपल तरीका है कि a में जो है और b में जो है, ठीक है, b में a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको a में से हटा दीजिए और बाकी सारा लिख दीजिए। आप समझे? a में जो एलिमेंट है और b में जो एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, b में जो एलिमेंट है और a और b में मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है उनको हटा दीजिए और बाकी a का एलिमेंट को लिख दीजिए। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे पहले रहेगा, मतलब a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a का जो बचा हुआ एलिमेंट बच गया उसको लिख दीजिए। अगर b माइनस ए निकाल रहे हैं तो b में जो बचा हुआ एलिमेंट है जो कॉमन है उसको हटाने के बाद, ठीक है, तो वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि कॉमन एलिमेंट क्या है a और b में, हमारा कॉमन एलिमेंट 2 है और कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, हाँ 1 है, कॉमन एलिमेंट है 1 और 2 कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद ए में क्या बचा, 3 और 6, तो ये हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही बोला गया था कि ए में बिलोंग करेगा बट बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखिए 3 और 6 बी में बिलोंग नहीं करते हैं। इन अ सिमिलर वे बी माइनस ए निकालने बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बी माइनस ए में वैसे एलिमेंट होंगे जो बी में बिलोंग करेंगे बट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे भी केस है, बस जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दीजिए और बी का सारा एलिमेंट को लिख दीजिए, ये हमारा निकल गया बी माइनस ए। क्लियर? चलिए हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। हम मान लेते हैं कि U एक ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो। यूनिवर्सल सेट को हम लोग पिछला जो वीडियोस था उसमें हम लोग देखे थे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बट मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ऐसा सेट जिसमें सारे सेट के जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हों, वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, एंड लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। सबसेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंबल का मतलब सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट पिछले क्लास में मैंने करा दिया था आपको। ठीक है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। तो लेट ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश। कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा के, और यू माइनस ए से भी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। और ये डिफाइन कैसे करते हैं इसको, इज डिफाइंड एज ए डैश इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू। तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट में है बट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसी सेट में नहीं होता है। ठीक है, यही इसका इंटरेस्टिंग बात है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी द सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश और यू माइनस ए इज डिफाइंड एज ए डैश इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसी सेट, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट जिसका भी आप निकाल रहे हैं उसमें डेफिनेशन में ही क्या होता है कि एक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा बट उस सेट में ही बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, सॉरी, क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, एक्स बिलोंग करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट में तभी करेगा जब एक्स ए में नहीं होगा तब। ठीक है, चलिए अब ये डेफिनेशन समझ गए, एक सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए
पहला नंबर एग्जांपल देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। तो हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और जो सेट दिया हुआ है वो सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। हमको फाइंड आउट करना है पहला ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और दूसरा फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो पहला नंबर देखिए, डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, आइदर ए डैश और यू माइनस ए। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो इसे समझ लीजिए कि इससे आपका ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जो एडवांस लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाना है, 2 4 6 8 को निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा आपका 1 3 5 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे ए का डैश था तो यू माइनस ए कर रहे थे, यहाँ पे ए डैश का डैश है तो यू माइनस ए डैश करेंगे। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे कि यू में से ए डैश को हटा देंगे। ठीक है, तो ए डैश क्या था हमारा, ये था, तो इन सारे एलिमेंट को आप हटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा, फिर से ए ही का एलिमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक थ्योरम भी बन गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट एन बी द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारा ये था, बट यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि एन ही हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट ही यूनिवर्सल सेट है। तो पहला नंबर क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड, तो फाइंड करना बोला है a डैश। और दूसरा बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज डिविजिबल बाई 3 and 5, फाइंड b डैश। एक सेट a दिया हुआ है जिसमें x क्या है, ऑड नंबर है, और एक सेट b दिया हुआ है जिसमें x बोल रहा है डिविजिबल है 3 और 5 से, दोनों में हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला नंबर का सोल्यूशन देखिए, n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और बोला है x ऑड है। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर में से आप ऑड नंबर हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, इवन नंबर। ओके, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट ऑड। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी सेट में जब निकालते हैं तो वो उसमें बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ जब a में ही x में, मतलब a में ही हमारा ऑड नंबर है, जब उसको कॉम्प्लीमेंट निकाले उसमें ऑड नंबर नहीं होगा, तो जब आप नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर हटा दीजिएगा तो सिर्फ इवन नंबर बचेगा। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल गया। अब इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिविजिबल है 3 और 5 से, तो कॉम्प्लीमेंट में तो क्या होता है कि जो बी होता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट में वही चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो बी डैश निकालने में हमें क्या करेंगे कि x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। क्यों, क्योंकि b में क्या है, x इज डिविजिबल बाई 3 and 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर आपको डाउट है तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको एक और वीडियो बना के क्लियर कर दूँगा। चलिए, अब हमने देख लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट में कुछ हमारा रिजल्ट है वो देख लेते हैं, सम रिजल्ट ऑन कॉम्प्लीमेंट। तो रिजल्ट क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसको प्रूफ भी कर लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है, बड़ा बड़ा प्रूफ नहीं है, तो डरिए मत। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ यू, तो एक रिजल्ट सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि ए यू का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये बातें प्रूव होंगी। तो इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ यू एंड प्रूव दैट यू का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट यू होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू कर भी लिया है, लेकिन यहाँ पे ये बाई थ्योरम प्रूफ करेंगे इसको। और ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आ जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और पांचवा हमारा क्या है कि ए और ए का इंटरसेक्शन लीजिएगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट का, तो 5 आएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या था, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ही हमारा था कि अगर आप किसी से ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट में वो सेट में ही बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप एक सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स यूनिवर्सल सेट में होगा, बट एक्स उस सेट में नहीं होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में ही नहीं होगा।
डेफिनेशन में यहाँ पे होता था कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट, बट यहाँ पे वो सेट ही हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा कब हो सकता है कि x u में बिलोंग कर रहा है और x फिर u में ही बिलोंग नहीं कर रहा? तो ऐसा तभी बिलोंग हो सकता है जब फाई हो, मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक। उस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे तो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब तो हम बोल भी सकते हैं कि हाँ x u में बिलोंग भी कर रहा और नहीं भी कर रहा, ठीक है। तो u का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि अगर इस यूनिवर्स को आप बोलिएगा ये तो यूनिवर्स है भी और नहीं भी, ठीक है। उसी तरीक़ा से कॉम्प्लीमेंट मतलब इस अर्थ को हटा दीजिएगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब अर्थ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, अर्थ ही नहीं रहेगा तो फिर अर्थ पे रहने वाले लोग भी नहीं रहेंगे। उसी तरह जिस तरह आप बोलते हैं कि भगवान है या फिर भगवान नहीं है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, तो उसी तरह है कि यू का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल रहे हैं तो इसमें वही मान लीजिए भगवान है और भगवान नहीं है, तो ऐसा तभी हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप बोलते रहिए हाँ ये भी है और ये नहीं भी है, बस। तो ये एक फिलॉसफी है यार, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या आया हमारा? फाई आया, पहला नंबर प्रूफ हो गया। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने समय देखिए हमारा डेफिनेशन में ही होता है कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x डज नॉट बिलोंग टू फाई, तो x डज नॉट बिलोंग मतलब फाई में बिलोंग नहीं कर रहा है। फाई में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो फाई में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसका उल्टा मतलब फाई में जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो सारा का सारा एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा होगा? यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। ऐसा रिजल्ट भी आपको इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सीधा कॉमन सेंस है कि यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और एग्जाम्पल्स मैं अगले क्लास में कराऊंगा तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन ही होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसी सेट में वो बिलोंग नहीं करता है। तो इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट, और जब एक्स ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली ए में, ओके। तो एक्स बिलोंग इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इक्वल टू ए, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट ए, यहाँ पे जो होता है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है उसी को लिखते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू यू, तो ये तो हमेशा होता ही है, हर एक सेट में होगा, कॉम्प्लीमेंट जिसका भी निकालिएगा उसमें सब में होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक्स डज नॉट बिलोंग टू यू, तो जब एक्स यू में बिलोंग नहीं कर रहा है, यू में तो सारा एलिमेंट होता है, जब सारा एलिमेंट है ही नहीं, मतलब एक्स उस सारा एलिमेंट में से नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है, फिर पाई है। और एक्स जब कुछ भी नहीं है तो क्या है? वो सारा एलिमेंट है, ओके। उसी तरह एक्स यहाँ पे ए में बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ ए है। अगला देखिए, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू, ये तो होता ही है, तब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, ओके। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ए यूनियन ए डैश का यूनियन निकाल रहे हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट, अब हम जानते हैं कि एक्स जब ए और मतलब ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो एक्स ए में बिलोंग करता है और एक्स बी में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स ए डैश में बिलोंग करेगा, ठीक है, या तो इसमें या तो इसमें। अब हम जानते हैं कि एक्स तो ए में बिलोंग करेगा ही करेगा, और एक्स जब ए में बिलोंग ए डैश में बिलोंग करेगा तो एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, ये हम जानते हैं, ओके। तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स ए में बिलोंग नहीं भी कर रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, कन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है हमारा बात, तो सिर्फ एक्स से बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। चलिए पाँचवा नंबर रिजल्ट एक बची है, उसको देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है हमको, तो एक्स बिलोंग्स टू यू, ये होता ही है डेफिनेशन में, और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश। जब एक्स ए इंटरसेक्शन ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए में भी होगा और एक्स ए डैश में भी होगा, और एक्स ए में भी है और एक्स ए डैश में भी है, तो एक्स ए डैश में है तो एक्स ए में नहीं होगा, देखिए। तो एक्स ए में भी है और एक्स ए में नहीं भी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब फाई हो, ठीक है।
यूनियन वाला केस में यू हो जाता है और इंटरसेक्शन वाला केस में फाई आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यूनियन है इसीलिए यू, यहाँ पे इंटरसेक्शन है इसीलिए फाई आता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्लास में मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे 5 रिजल्ट थे और इसके प्रूफ थे जो हमने करा दिया आपको। अभी ये मैं जान रहा हूँ कि आपको अच्छे से तो क्लियर नहीं होगा, बट अगली क्लास में मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।